मोनार्ची होती है, डिक्टेटरशिप होती है, डेमोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है। ठीक है, डिक्टेटरशिप क्या होती है? तानाशाही। जैसे अगर मैं नाम लूँ दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह का, एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का जो तानाशाह था उसका नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। हिस्ट्री का आपका 3rd चैप्टर पूरा बायोग्राफी ऑफ हिटलर है, पूरी जिंदगी की उसकी कहानी है, और उसी पे बेस्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसकी वजह से हुई थी? एडोल्फ हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे जब हमारा हिस्ट्री का टर्न आएगा। अभी हम सिविक्स से बात करते हैं। डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मोनार्ची और डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप होती है जिसमें एक तानाशाह होता है। ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही, जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और उनके थ्रू काम होता है। मोनार्ची अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट जो राजा होगा उसका बेटा ही नेक्स्ट किंग होगा। मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे वोट नहीं पड़ेंगे, पब्लिक चूज नहीं करेगी, जो भी राजा होगा उसका बेटा है, वो जिसको भी चाहे उसको नेक्स्ट किंग वो बना सकता है। क्लियर? हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं रहते, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं। अच्छा मैम बताइए कि डेमोक्रेसी में कैसे रहते, कैसे पता चला? अभी कुछ दिन पहले हमने वोट दिए। 1947 से इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब से हम आज़ाद हुए हैं, हम आज़ाद कब हुए हैं? 1947। उस टाइम से हम क्या है? डेमोक्रेटिक है। उससे पहले हम डेमोक्रेटिक नहीं थे। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हमने अशोक पढ़ा है, हर्षवर्धन पढ़ा है, पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ा है, फिर मुगल रूल पढ़ा है हमने। तो ये डेमोक्रेटिक नहीं था। वहाँ पे वोट्स तो नहीं पड़ते थे बादशाह अकबर को चूज करने के लिए, या जहांगीर को या हुमायूं को चूज करने के लिए वोट्स तो नहीं पड़ते थे। लेकिन आज की कंडीशन में अगर हम अपना पीएम चूज करते हैं, अपना सीएम चूज करते हैं, तो हम चूज करते हैं क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस देश का राजा कौन है? पब्लिक। इस देश का किंग कौन है? पब्लिक। वी आर इंडियन, हम भारत के लोग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल्स की फर्स्ट लाइन क्या कहती है? वी आर। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल्स की फर्स्ट लाइन क्या कहती है? वी आर इंडियन, हम भारत के लोग। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है? भारत के लोगों पर बेस्ड है। हम भारत के लोगों पर बेस्ड है और हमारे लिए ये बना है। समझ में आया? तो डेमोक्रेसी क्या है? जहां पे वोटिंग राइट हो। डेमोक्रेसी की फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? जहां पे वोटिंग राइट हो। वोटिंग राइट का मतलब है हम वोट डालेंगे, हम वोट देंगे, तो हम चूज करेंगे हमारा पीएम कौन होगा, हमारा सीएम कौन होगा। छोटे से छोटे इलेक्शंस के लिए हम वोट देते हैं। गांव में प्रधान का इलेक्शन होता है, सभासद का इलेक्शन होता है, शहरों में मेयर का चुनाव होता है, कौन देता है? पब्लिक वोट देती है। ये राइट है ना हमारे पास, तो हम चूज करते हैं कि हमारे लिए ये सही है या ये सही है। हमारे यहाँ कोई एक ऐसा नहीं कि किसी को बना दिया जाता है उठा के कि भाई यही आपका राजा है। नहीं, राजा हम हैं। हम चूज करेंगे कि कौन नेक्स्ट हमारा पीएम बनेगा या होगा। तो डेमोक्रेसी समझ में आई? सबसे पहली अगर मैं बात करूँ, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है? जो पूरा आपका रिटन बाय रिटन। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है? बाय रिटन अमेरिका। बाय रिटन मतलब लिखित में। मैं अगर कहूँ सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? बाय रिटन। वुमेन्स राइट्स के लिए, औरतों को वोट देने का, वुमेन्स वोटिंग राइट, वुमेन्स वोटिंग राइट सबसे पहले किसने दिया है? अमेरिका। सबसे पहले वोटिंग राइट्स वुमेन्स को किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है। इज दैट क्लियर? सबसे पहला वोटिंग राइट्स किसको दिया है? अमेरिका ने विमेंस को दिया। पहली बार औरतों को वोट डालने का राइट नहीं था। सबसे पहली बार वोट डालने का राइट किसने दिया? अमेरिका ने दिया। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा बड़ा और कहाँ का है? अमेरिका का है। हम भी बहुत अच्छे खासे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास भी है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा दूसरी कंट्री से बेस्ड। मतलब हमने बहुत सी चीज़ें साउथ अफ्रीका से ली है और हमने बहुत सी चीज़ें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। मतलब काफ़ी चीज़ें हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी की है। ठीक, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी अगर मैं डेमोक्रेसी को डिवाइड, हमेशा अगर आपको कोई
समझना है तो उसको हमेशा बचपन से क्या कहती थी टीचर हमारी कि उसको तोड़ दो, वर्ड को क्या कर दो, तोड़ दो। तो डेमोक्रेसी, डेमो लोक, प्रेसी तंत्र सिस्टम, लोकतंत्र। तो अगर हम देखते हैं लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, पब्लिक का, जहां पे कौन रूल कर रहा है, पब्लिक रूल कर रही है, यही कहलाती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सबसे फेमस डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कहाँ के प्रेसिडेंट थे? अमेरिका। वेरी गुड, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन और ये फर्स्ट नीग्रो प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट नीग्रो, मैंने नीग्रो सुपीरियर बताया था। नीग्रो वो जो ब्लैक स्किन के होते हैं, सुपीरियर वो जो व्हाइट स्किन के होते हैं, ये बताया था मैंने आपको। आवाज नहीं आ रही? बता। तो फर्स्ट नीग्रो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के अब्राहम लिंकन और अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो दी थी वो थी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। पीपल यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की। क्लियर? बाय अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन क्या थी? बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये किसकी थी? अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को लेकर डेफिनेशन दी थी। सबसे फेमस और सबसे जैसे कह सकते हो फर्स्ट नंबर में जो डेफिनेशन रखी जाती है डेमोक्रेसी की वो अब्राहम लिंकन की है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की, यानी जो भी ऐसी सिस्टम होगा जिसमें वो जनता के लिए काम करेगी, जनता के द्वारा काम करेगी, वो क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ गई कि डेमोक्रेसी क्या होती है? सबसे पहले हमने वर्ड्स को डिवाइड किया, डेमोक्रेसी, डेमोलोक्रेसी, तंत्र। समझ में आ गया? लोकतंत्र लोगों का तंत्र यानी पब्लिक के लिए जो काम करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। सबसे फेमस डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन कौन है? हु इज द अब्राहम लिंकन? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बाय नीग्रो। नीग्रो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन है? कोई बता सकता है यहाँ पे? वॉशिंगटन। उन्हीं के नाम पे अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन का नाम रखा गया, जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जॉर्ज वॉशिंगटन। आपको पता है ना अमेरिका की कैपिटल का क्या नाम है? डीसी वॉशिंगटन। डीसी वॉशिंगटन। इन्हीं के नाम पे वहां की कैपिटल का नाम रखा गया। समझ में आया? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक। अच्छा, अमेरिका में प्रेसिडेंट रूल चलता है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रूल चलता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट रूल चलता है और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रूल चलता है। देखो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास बहुत से पावर है। मर्सी पिटीशन वही लगा सकते हैं। मर्सी पिटीशन जानते हो आप क्या होती है? जैसे किसी को अगर फांसी दे दी गई तो माफ सिर्फ कौन कर सकता है? इस देश का राष्ट्रपति ही उसको माफ कर सकता है। मर्सी पिटीशन सिर्फ और सिर्फ कौन लगा सकता है? इस देश का प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर ही बेटा, प्रेसिडेंट ही माफ कर सकता है मर्सी पिटीशन। लेकिन वो ये नहीं करेगा कि आपको आज़ाद कर देगा। आपकी फांसी को उम्र कैद में चेंज कर दिया जाता है और ये कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। इमरजेंसी कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट लगा सकता है। तीनों आर्मी का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास कितने पावर? एक्चुअल में लोग समझते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं, सारे पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, बल्कि ऐसा नहीं है। फर्स्ट हमारा अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इमरजेंसी लगा सकता है। इमरजेंसी कौन लगा सकता है? प्रेसिडेंट। 1975 की इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट ने लगाई थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल उस टाइम की गवर्नमेंट कांग्रेस की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी का, क्योंकि प्रेसिडेंट वही बनता है, वही जिस भी गवर्नमेंट का क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर होता है। जिस भी गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होता है उसी गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट भी बनता है। प्रेसिडेंट कैसे बनता है? जिस भी गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि लोकसभा में 543 सीटें हैं। कितनी? 543 सीट्स हैं और इसमें अगर वोट्स पड़ते हैं तो जो भी कैंडिडेट
वही जीतता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुमत जिसके पास होती है, माइंडेड जिसके पास होता है, अगर मैं कहूँ इंग्लिश में बहुमत को क्या कहते हैं, माइंडेड जिसके पास होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसी का कैंडिडेट, और उसी का कैंडिडेट क्या बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। तो इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट का जो भी कैंडिडेट होता है वही चूज करता है कि प्रेसिडेंट कौन होगा, वोट्स पड़ते हैं, जिसको माइंडेड मिलता है, जिस भी गवर्नमेंट को, जिस भी पार्टी को। सेकेंड हम बात करते हैं तीनों आर्मी का, द थ्री आर्मी ऑफ द चीफ। कौन होता है तीनों आर्मी का चीफ, प्रेसिडेंट जो होता है वो तीनों आर्मी का चीफ होता है। थर्ड, मर्सी पिटिशन लगा सकता है, मर्सी पिटिशन लगा सकता है। अगर बात करते हैं पहली लोकसभा की जो बैठक होती है, पहली लोकसभा मीटिंग होती है, उसमें उसकी स्पीच होती है। बहुत से पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास, फाइनेंशियल पावर्स हैं, आपके संवैधानिक बहुत से उसके पास हथियार हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोलता क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही जो जैसे नचाता है प्रेसिडेंट को वैसे ही काम करता है, क्योंकि जानता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी है उसी के थ्रू वो प्रेसिडेंट बन के आया है, तो प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है। एग्जैक्टली आपने सुना होगा, बताया था 19 ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर तो बहुत है, लेकिन एग्जैक्टली हमारे इंडिया में मसले हो जाते हैं कि वो उसको यूज नहीं कर पाता। अगर वो सही से यूज करता तो 1975 की इमरजेंसी कभी नहीं होती, 1975 की इमरजेंसी कभी नहीं लगाई जाती, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ का कठपुतली होती है। एक तरह से जो भी प्रेसिडेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ क्या होती है, कठपुतली होती है, वो जैसे चाहेगा उसको वैसे नचाता। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमने हिस्ट्री बताती है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1975 इमरजेंसी। इंदिरा अगर कह रही थी इमरजेंसी लगाने को, तो राइट तो किसके पास थे, प्रेसिडेंट के पास थे, वो नहीं लगा था। समझ में आ गया। तो डेमोक्रेसी में फर्स्ट सिविलियन कौन होता है इंडिया का, फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, वेरी गुड। इस देश का फर्स्ट सिटीजन होता है राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी भारत का राष्ट्रपति होगा वो पहला सिटीजन इंडिया का होगा। ऐसा नहीं कि जो एक बार अभी द्रौपदी मुर्मू है तो पूरी जिंदगी द्रौपदी मुर्मू नहीं रहेगी, जो भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा वो फर्स्ट सिटीजन हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। तो ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, समझ में आया, समझ में आ रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन बुक डेमोक्रेसी में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक कहाँ होती है, डेमोक्रेसी में। आप इस स्कूल में आते हो, आपको एक डायरी मिलती है स्टार्टिंग में, नहीं मिलती, मिलती है डायरी। आपको जो डायरी मिलती है उस डायरी में सब कुछ मेंशन होता है कि आपको इतने बजे स्कूल आना है, ये यूनिफॉर्म पहनना है, विंटर में ये टाइमिंग होगा, समर में ये टाइमिंग होगा, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। वो रूल सब पे होते हैं, अप्लाई होते हैं, किसी एक पे होते हैं कि नहीं हिंदू बच्चों के लिए ये रूल है, सिख बच्चों के लिए ये रूल है, क्रिश्चियन बच्चों के लिए ये रूल है, मुस्लिम बच्चों के लिए ये रूल है, ऐसा नहीं होता है। आपकी डायरी में सबके लिए रूल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, किसी के लिए अलग रूल नहीं होता। उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किसके लिए होता है, भारत के लोगों के लिए होता है। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता। समझ में आ गया, ठीक, क्लियर। यहाँ तक डेमोक्रेसी हमने समझा दिया आपको क्या होती है, क्या होती है। शैली खड़ी हुई। फर्स्ट डेफिनेशन, अगर मैं कहूँ सबसे पॉपुलर डेफिनेशन किसने दी, Abraham Lincoln. हाँ, क्या डेफिनेशन है, By the people, for the people and to the ऑफ द पीपल, किसने दी है, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जॉर्ज वॉशिंगटन है। करेक्शन याद रखना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जॉर्ज वॉशिंगटन है, मैंने बताया था जॉर्ज वॉशिंगटन। फर्स्ट नीग्रो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, फर्स्ट नीग्रो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन नीग्रो प्रेसिडेंट बने थे, ब्लैक स्किन। तो ब्लैक स्किन वाला अगर प्रेसिडेंट बनता तो डेमोक्रेसी तो स्टार्ट हो गई ना, क्योंकि जहाँ पे ब्लैक स्किन वाले को सिर्फ सर्वेंट रखा जाता था। क्या कहा जाता था, सिर्फ वो क्या है, सर्वेंट है। वो क्या बन गया,
होता जो ये कहते हैं एक्चुअल में उनके पास दिमाग नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है पावर। ना विमेन ना मैन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जिसके हाथ में पावर होती है वही माइंडेड होता है, उसी के पास बहुमत होती है, वही चेंज ला सकता है। हिस्ट्री क्रिएट में क्या है? बहुत सी चीजें। रजिया सुल्तान, द फर्स्ट नेम इंदिरा गांधी। हिस्ट्री बताती है कि जब जब औरतों के हाथों में पावर आया है एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि अगर वो घर संभाल सकती है तो देश भी संभाल सकती है। घर की पॉलिटिक्स अगर वो हैंडल कर सकती है तो देश की पॉलिटिक्स भी हैंडल कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं हमारे डेमोक्रेसी में, ये तो नहीं कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ आदमी बनेगा। कहा गया क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। बैठ, इंडियन होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी यहाँ तक बेस समझ में आया? समझ में आया बेस? अब आगे आप देख सकते हैं इसमें व्हाट एंड व्हाई, क्या है और क्यों है, ये दोनों बता दिया मैंने। डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है? एक हेल्दी कंट्री, हेल्दी कंट्री मेरा कहने का मतलब यहाँ पे हेल्दी कंट्री, ऑफिशियल हेल्दी कंट्री। यहाँ पे आपके स्वास्थ्य से, सेहत से रिलेशन नहीं है, आपके नेचर, आपके बिहेवियर, आपके डेवलपमेंट से। यहाँ पे हर जितनी भी आप देख सकते हो, जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे आपकी आवाज़ सुनी जाती है, जहाँ पे आप बोल सकते हो, वो क्या है? डेमोक्रेसी है। आज हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को। क्रिटिसाइज करने का मतलब है पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, किसी ऑफिशियल बड़ी पोस्ट के अगर इंसान को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई एम इन अ डेमोक्रेसी, मैं डेमोक्रेसी में हूँ। हम कहाँ हैं? डेमोक्रेसी में, तभी हम क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं। अगर हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तो हम डेमोक्रेसी में नहीं, हम डिक्टेटरशिप में, हम तानाशाही में। अगर हम अगेंस्ट नहीं बोल सकते गवर्नमेंट, हमें कोई पॉलिसीज नहीं है समझ में आ रही, नहीं अच्छी लग रही। जैसे अभी नीट का एक स्कैम चला, आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा तो नीट एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला है नीट। उसमें जितने भी नाम आ रहे हैं, बिकॉज वो सब के सब बहुत ज़्यादा बड़े करप्शन, किसी ने 7 करोड़ लिया है, किसी ने 35 लाख लिया है पास करवाने के लिए। 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया नीट, एक सेंटर के 7 बच्चों ने टॉप किया, जिन्हें हाई स्कूल में 33 और 43 मार्क्स मिले हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, उन्होंने नीट में 620 लाए हैं, ऑल इंडिया टॉपर है। कैसे हो गया भाई ये मेरे कल? रात में कोई छड़ी तो घूमी नहीं, एक रात में आप IAS तो बन नहीं सकते। नीट की प्रिपरेशन तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ा स्कैम है और हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं कि बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ही क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। आप क्या कर दो, एग्जाम कैंसिल कर दो, दोबारा ले लो, रीनीट ले लो, आप दोबारा से एग्जाम ले लो, एग्जाम। लेकिन गवर्नमेंट अभी इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रही, लेकिन हम अपनी बात रख पा रहे हैं, इसका मतलब हम डेमोक्रेसी। हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब हम डेमोक्रेसी। हमारे लोकसभा चल रही है, इसका मतलब हम डेमोक्रेसी। समझ में आया? हमारे अपोजिशन पेंशन है अभी तक, इसका मतलब हम डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ मीडिया है, इसका मतलब, लेकिन आजकल का मीडिया तो बस नाम का रह गया। अगर मैं कुछ रिपोर्टर्स के नाम ले लूँ तो बस उनको छोड़ के पूरा का पूरा मीडिया खत्म ही हो चुका है। जो मेन मोटिव, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है बताओ? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरा हाल है, ठीक है, पेपर लीक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये बेसिक है हमारे जो मुद्दे उठने चाहिए। और मुद्दे क्या उठते हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, माइनॉरिटी। तो ये मुद्दे नहीं है, ये किसी को नहीं चाहिए। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये मुद्दा है। एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इतने ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, ये मुद्दा है। डेवलप होने के लिए यही मुद्दा है हमारे लिए, और कोई भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है
बहस डिबेट उस पर हो रही है, जो इम्पोर्टेंट है उसको साइड में रख दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको तो हमने काम ही नहीं किया। आप जानते हो कि रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हम 70 साल में सबसे ज़्यादा, सॉरी 45 ईयर्स 45 साल में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में, मतलब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी है। अब उसकी एक वजह और भी हो सकती है, लोग कहेंगे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, तो सही बात है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट कंट्री में कौन है? इंडिया। या ज़्यादातर लोगों की आप जो पॉपुलेशन की जो एज है वो 14 से 40 साल तक के बीच में, 14 to 40, तो ज़्यादातर लोग यहाँ के यंगर हैं, युवा हैं, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए, रोज़गार चाहिए। सबसे हाईएस्ट पे हैं, 45 ईयर्स पे हम सबसे एक नंबर पे हाईएस्ट पे हैं। अगर बात करते हैं, हमारे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डॉलर के अकॉर्डिंग हमारे रुपए की कीमत क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा। अगर मैं कहूँ 1 रुपये, सॉरी 83 रुपीज़ 1 डॉलर इक्वल 83 रुपीज़, अभी मैंने मॉर्निंग में चेक किया है, 83 रुपीज़ इक्वल टू 1 डॉलर। कितनी बुरी कंडीशन है हमारी? 83 रुपये 1 डॉलर के बराबर है। तो महंगाई सोचो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। और कहते हैं जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है, इंडिया की फाइनेंस कंडीशन गिरती जाती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की ही लाइन थी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी कि जितना रुपया गिरता है सरकार की इज्जत उतनी गिरती है। और आज देखो कितनी तेजी से सरकार की इज्जत गिर रही है। तो यही है, हम अगर ये बोल पा रहे हैं तो ये क्या है? डेमोक्रेसी है। अगर यहाँ का कोई तानाशाह हिटलर होता है तो हम बोल नहीं पा